गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हमने अधिगम के सिद्धांत प्रारंभ कर रखे हैं। उसमें अभी हमने लास्ट क्लास में स्किनर का सिद्धांत कंप्लीट किया था। आज की क्लास में मैं आपको कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत करवाऊंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। मैं पूरा का पूरा संस्कृत और साइकोलॉजी मनोविज्ञान की सारी क्लासेस मैं आपको करवाऊंगी, तो आपके लिए पूरी तरह निशुल्क रहेगा। आपने नहीं किया हो तो आप कर लेना। चलो टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हो, अपन क्लास की तरफ चलते हैं। देखिए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब ये अंतर्दृष्टि क्या है इस सिद्धांत में वो सारी चीजें भी बताऊंगी। सबसे पहले एक ऊपरी तौर पर, जैसे किसी भी व्यक्ति को जानने से पहले हम उसके नाम परिचय वगैरह के बारे में जानते हैं, वही चीज है इस सिद्धांत को समझने से पहले मैं एक बार इस सिद्धांत का पूरा परिचय मैं आपको कराती हूँ। देखिए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्या नाम है इसका? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? कोहलर है। सहयोगी है कोफका और मैक्स वर्दीमर। अब आप कहें कि मैक्स वर्दीमर, देखिए मैक्स वर्दीमर ने 1912 में गेस्टाल्टवाद की स्थापना की थी। ये पूरा सिद्धांत भी गेस्टाल्टवाद का है। परंतु यदि हम कहें मैक्स वर्दीमर ने क्या करा था, 1912 में गेस्टाल्टवाद की स्थापना करी थी। 1920 से 24 तक किसने इसको, कोफका ने गेस्टाल्टवाद को संभाला। उसके बाद कोहलर ने 1925 में, देखिए वैसे तो इसने इसे सिद्धांत की जो प्रतिपादन किया था 1925 में किया था, बन कर तो लिया था इसने 1917 में। आप ये चीज को ध्यान रखना, इसने प्रयोग कब किया था? 1917 में किया था। बस यह प्रयोग, जब मैंने लास्ट उसमें भी क्लास में भी कहा था, जब प्रतिपादित होता है, जब वो अंकित हो जाता है तभी उसे माना जाता है। तो यह कब माना था? यह इन्होंने अपनी बुक मेंटलिटी ऑफ एप्स 1925 में चिंपांजी की मानसिकता नाम की एक पुस्तक निकाली थी। उस पुस्तक में इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में सार्वजनिक रूप से बताया था। अन्यथा इन्होंने यह प्रयोग कब किया था? 1917 में किया था। इनके सहयोगी कौन है? कोफका और मैक्स वर्दीमर। गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन है? मैक्स वर्दीमर 1912 में। प्रयोग किस पर किया था इन्होंने? सुल्तान नामायके की चिंपांजी पर किया था। कहा किया था? केनारी द्वीप जर्मनी में किया था। इनकी पुस्तक बता दिया मैंने, मेंटलिटी ऑफ एप्स 1925 में प्रतिपादित हुई थी और उसी के अंतर्गत इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में जानकारी सभी को दी। इसके अन्य क्या नाम है? सूझ का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत इसको माना जाता है गुण के अनुसार। अब ये परिभाषा वेरी वेरी मोस्ट फर्स्ट ग्रेड में आ चुकी है, तो आप इस परिभाषा को जरूर ध्यान रखिएगा। गुण के अनुसार सूक्ष्म वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, तात्कालिक तथा स्थायी ज्ञान है। अब देखिए, अब मैंने इसको आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया कि किसने, कोहलर ने किया, कहाँ करा, जर्मनी में करा, किस पर करा, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया, ये इनकी पुस्तक का नाम था, ये इसके नाम थे। ये हमने ऊपरी परिचय दे दिया मैंने अब आपको। अब मैं आपको समझाती हूँ अंतर्दृष्टि क्या होती है। देखिए अंतर्दृष्टि का तात्पर्य होता है किसी भी समस्या का जब हम अपने स्तर पर प्रयास करते हैं उसको सुलझाने का, और यदि वो सुलझती नहीं है तो हम क्या करते हैं? 2 पल के लिए ठहरते हैं। फिर अचानक से हमारे, अचानक शब्द इस सूत्र का, इस सिद्धांत का आधार है। अचानक शब्द जरूर आएगा। अचानक से आपको कोई आइडिया आता है, अचानक से आपको कोई उपाय सूझता है। जो उपाय आपको अचानक से सूझता है ना, उसे ही यह सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहेंगे। सार में बता रही हूँ। मान लीजिए आपके पीछे एक कुत्ता पड़ गया, आप भाग रहे हैं उससे बचने के लिए। आपने खूब भाग लिए, वो भी आपके पीछे भाग रहा है। अब अचानक से अब आप उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते, है ना, नहीं पा रहे हैं। आप भी भाग रहे हैं, वो भी आपके पीछे पीछे भागे जा रहा है। अब आपके ऊपर कोई समस्या आई, आपने अपने स्तर पर उससे खूब बचने का प्रयास करा, पर वो भी आपके पीछे पड़ा हुआ है कुत्ता, नहीं बच पा रहे आप। फिर आपने क्या, आज असफल होने पर, आपने कोई समस्या आई, उसमें असफल होने पर आपने क्या करा? आसपास की जो वातावरण है उसका आप अवलोकन करते हैं। तो तभी आपने आसपास देखा, आपको पास में एक पत्थर पड़ा दिखा, आपके तुरंत आइडिया आया, अरे मैं भाग क्यों रहा हूँ, ये पत्थर मार के इसको भगा क्यों नहीं देता। तो आप जब कोई भी आपको समस्या आई,
आपने अपने स्तर पर उसको सुलझाने का प्रयास किया और आप असफल हो गए, तो आपके मस्तिष्क में अचानक से कोई विचार आता है, उसका कोई उपाय सूझता है, वही उपाय सूझ कहलाता है। आप कोई मैथ का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, बहुत देर से लगे हुए हैं, बहुत देर से लगे हुए हैं, नहीं सॉल्व हो रहा, आप अपने फिर खड़े हो गए, अरे बाद में करूंगा, खड़े होकर चले गए और अपने आप कॉफी बनाने चले गए। कॉफी बनाते बनाते सोच रहे हो, फिर आपके एकदम से दिमाग, अरे मैंने उसमें वो साइड वाली संख्या में तो प्लस करा ही नहीं था, अरे बता, इतनी देर से प्रयास कर रहा था और ये वाली संख्या तो मैंने इसमें प्लस नहीं करी थी, इसलिए ये सारी गड़बड़ आ रही है। और आपने तुरंत फिर अपने जाके और उसको क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया। यानी कि किसी भी समस्या के आने पर हम अपने स्तर पर उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, जब हम उसमें असफल हो जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अचानक से जो विचार आता है, जो उपाय सूझता है, वही सूझ है, वही सूझ का सिद्धांत है, वही अंतर्दृष्टि, क्योंकि अंदर से उत्पन्न हो रहा है मस्तिष्क में से, वही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। यह लाइन अगर आप समझते हैं तो यह पूरे के पूरे सिद्धांत का ये सार है। अच्छा, कोई समस्या आना, अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करना, असफल होने पर अपने मस्तिष्क में अचानक से कोई विचार आना उसके उपाय के लिए और हम उस समस्या का समाधान कर लेते हैं, यही सूझ का सिद्धांत है। अब आपको समझ में आया अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत क्या है? ये तो आपको मैंने सूत्र समझा दिया, ये हमने औपचारिक रूप से समझ लिया। गुण ने इसकी परिभाषा क्या दी है? सूझ का वास्तविक स्थिति का आकस्मिक वास्तविक स्थिति में आकस्मिक अचानक से तात्कालिक, तभी आपको मान लो आपके पीछे कुत्ता पड़ रहा है, आपको अचानक आपने तात्कालिक आसपास की उस परिस्थिति का अवलोकन करा। तात्कालिक का अर्थ है आसपास की परिस्थिति का अवलोकन करना। आकस्मिक, अचानक से आपके दिमाग में विचार आया कि पत्थर पड़ा है, मैं इसको क्यों नहीं उठा लेता। आपके आया तो अपने आसपास की परिस्थिति का अवलोकन कर अचानक से जो विचार आता है वही सूझ का सिद्धांत होता है। और ये ध्यान रखिएगा, यह सिद्धांत स्थायी होता है, क्योंकि आप जब खुद के मस्तिष्क से किसी चीज को, एक टिप्पा टापी वाली चीजें याद नहीं रह सकती, आप किसी चीज को समझोगे या किसी कोई चीज आपको समझाएगी, और एक आपने यदि खुद की मेहनत से, मान लो आप किसी के नोट्स आए और आप उसको पढ़ रहे हैं, वो चीज आपके इतने याद नहीं रहेंगी। आपने कोई क्लास पढ़ी, आप खुद लिख रहे हैं, खुद बना रहे हैं, कोई समस्या हुई उसको खुद सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उपाय आपके हमेशा याद रहेगा। तो यह स्थायी रहता है क्योंकि खुद की अंतर्दृष्टि से उत्पन्न होता है। ठीक है, मुझे लगता है आप सूझ यानी अंतर्दृष्टि को समझ गए होंगे। कोई भी समस्या का आना, उसका अपन अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करते हैं, जब नहीं सुलझती है तो हमारे मस्तिष्क में अचानक से किसी विचार का उत्पन्न होना, और वही विचार सूझ अंतर्दृष्टि कहलाती है। अब यह सिद्धांत पर क्या क्या प्रयोग किए थे वो मैं आपको कराती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, पहली ही लाइन मैंने एक लाइन लिखी है, कोहलर ने चिंपांजी पर 4 समस्याओं का अध्ययन किया। यह मोस्ट लाइन है, फर्स्ट ग्रेड में आ चुकी है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आया था कोहलर ने कितनी समस्याओं पर अध्ययन किया है, तो कितनी समस्याओं पर, चिंपांजी की कितनी समस्याओं पर अध्ययन किया था उसने? 4 समस्याओं पर अध्ययन किया था। अब 4 समस्या कौन कौन सी? देखिए, यह एक पिंजरा है, पिंजरे में उसने सुल्तान नामक चिंपैंजी को बंद करा। चिंपैंजी क्या था? भूखा था। बाहर रखे केले, रखे। ऐसी स्थिति में उसने क्या करा कि अब वो उसने, है ना, केले थोड़ी दूरी पर थे, अब उसने खूब प्रयास करा कि भाई ये केले हाथ से ले लूं। चिंपैंजी ने हाथ से लेने का खूब प्रयास करा, नहीं आया उसका हाथ कि भाई मैं हाथ से ले लूं, नहीं ले पाया, बैठ गया। अब उसके सामने कोई समस्या आई, सुलझाने का प्रयास किया, असफल हो गया। फिर वो बैठ गया, फिर उसको अचानक से उसकी नजर इस डंडे पर पड़ी। उस डंडे पर पड़ी तो उसके दिमाग में विचार आया कि इस डंडे से ले लूं। इसने इस डंडे से लेकर और ये केले खींचकर खा लिए। एक समस्या हुई, फिर दोबारा, फिर मतलब अब देखिए क्या स्थिति हो रही है। पहले समस्या आई, उसने केले लेने का प्रयास किया, वो लेने में असफल हुआ। फिर अचानक से उसने आसपास की स्थिति का अवलोकन किया, उसे डंडा पड़ा मिला, उसने डंडे से खींचकर केले ले लिए। दूसरा प्रयोग हुआ, दूसरे प्रयोग में केलों को थोड़ा दूर रख दिया,
थोड़ा दूर रख दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उसने फिर से एक इसी डंडे से लेने का प्रयास किया, अब वह सफल हो गया। यहाँ पर एक डंडा और पड़ा था, अब उसने इस बार क्या करा, इसी वाले डंडे से लेने का प्रयास किया। अब केले और दूर हो गए थे, अब नहीं ले पाया। अब फिर वही समस्या आई, उसने सुलझाने का अपने स्तर पर प्रयास करा, असफल हो गया, बैठ गया। फिर उसने फिर तो आसपास की स्थिति का क्या किया, अवलोकन किया, तो उसे इस डंडे का जैसा एक और डंडा दिखाई दिया। अब उसने क्या करा, इन दोनों डंडों को आपस में उछाल के खेलने लग गया, वो आपस में अलझे और वो क्या हो गया, बड़ा डंडा बन गया। और उसने फिर बड़ा डंडा, और फिर उसको दिमाग में क्या विचार आया कि बड़े डंडे से उसने केले खींचे और केले खींचकर खा लिए। दो प्रयोग तो क्या हुए, एक बार तो उसने एक डंडा रखा पिंजरे में, और पहले तो चिंपैंजी ने क्या करा, खुद के हाथ से लेने का प्रयास करा केले को, नहीं ले पाया। फिर दूसरी स्थिति में क्या करा, उसने डंडे से खींच लिए। फिर दूसरे प्रयोग में क्या करा, दो डंडों से खींच लिए, दो प्रयोग हो गए। तीसरे प्रयोग में क्या करा, उसने केलों को यहाँ यहाँ टांग दिया भाई, है ना। अब यहाँ पर अब की बार डंडे ना रखकर उसने एक बॉक्स रखा। अब चिंपांजी ने यहाँ केले देखे, भूखा था, उसने खूब उछल के लेने का प्रयास करा, नहीं ले पाया। ऐसी स्थिति में प्रयास करा समस्या को सुलझाने का, हो गया असफल। फिर आसपास की परिस्थिति का क्या करा, अवलोकन करा, उसे एक बक्सा रखा दिखाई दिया। उसका दिमाग में विचार आया, बक्सा लेके गया, खिसकाया यहाँ केलों के नीचे, बक्से पे चढ़कर और केले ले लिए। ये तीसरा प्रयोग हुआ। फिर चौथे प्रयोग में क्या करा, अब की बार केलों की ऊंचाई थोड़ी और बढ़ा दी। अब उसने इस बक्से से लेने का प्रयास करा, इसकी बार नहीं ले पाया। इस बार एक बक्से की जगह दो बक्से थे पिंजरे के अंदर। अब वो एक बक्से पे चढ़ के खूब केले लेने का प्रयास करे, नहीं ले पाए, क्योंकि अब की बार केलों की ऊंचाई और बढ़ा दी। तो अब उसने प्रयास करा समस्या को सुलझाने का, असफल हो गया। फिर उसने क्या करा, आसपास की परिस्थिति का तात्कालिक अवलोकन करा। फिर उसको एक की जगह दो बक्से दिखाई दिए, उसने एक के ऊपर एक दूसरा बक्सा रखा और अपने के लिए ले लिए। यानी कि व्यक्ति चिंपैंजी के ऊपर करा उसने क्या रिजल्ट निकाला कि व्यक्ति किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर अपने स्तर पर उसे सुलझाने का प्रयास करता है। जब वह असफल हो जाता है तब वह आसपास की परिस्थिति का अवलोकन करता है और अचानक से उसके मस्तिष्क में जो विचार आता है वही विचार उसका उपाय होता है और वही विचार सूझ या अंतर्दृष्टि कहलाती है। यह कोहलर ने प्रयोग किया था इसका। अब इसके अलावा इन्होंने इसको प्रभावित, ये अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और क्या इसकी उपयोगिता वगैरह, ये और मैं करवाती हूँ। आप इस स्क्रीनशॉट देखिए। अब हम क्या देखेंगे, अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक। अंतर्दृष्टि को क्या क्या प्रभावित करता है, बुद्धि। पहले आप तो इसके नाम देख लीजिएगा, परंतु मैं आपको एक बार समझा दूंगी क्या किस तरीके से है। बुद्धि, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, प्रयास व त्रुटि, अनुभव, क्षमता, पूर्व दृष्टि एवं संपूर्णता, यह हमारी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करता है। अब बुद्धि देखिए, अंतर्दृष्टि सूझ किसमें होगी, जिसमें बुद्धि ही होगी। अब उसने यह प्रयोग चिंपांजी पर ही क्यों करा, क्योंकि चिंपांजी में मनुष्य की भांति बुद्धि होती है। अब वो इसी प्रयोग को गधे पर करता तो भाई वो तो केले देखकर बस आवाज करता रहता और खुद कोहलर बेचारा परेशान हो जाता कि भाई देवता तू अकेले ले ले और चुप हो जा, है ना। तो और उसको चिंपांजी ने क्या करा, उसके मस्तिष्क में उपाय सूझा, उसने उसको लेने का प्रयास करा। यानी कि बुद्धि का जो स्तर होता है उसी हिसाब से एक मंद बुद्धि बालक के मस्तिष्क में इतने विचार उत्पन्न नहीं होंगे कि ऐसे नहीं ऐसे कर लूंगा, ये गाड़ी खराब हो गई इसको ऐसे कर लूंगा, मैकेनिकल कोई काम हो, कोई भी चीज हो गई तो उसके दिमाग में इतने सारे उपाय नहीं आएंगे। और जिसमें जितनी ज्यादा बुद्धि होगी उसके दिमाग में उतने ही ज्यादा उपाय विचार सूझ कर आएंगे। ऐसा कर लूंगा, मैं वहां जाऊंगा, ट्रेन नहीं मिली बस का कर लूंगा, बस से नहीं मिली किसी से लिफ्ट ले लूंगा, ये नहीं करूंगा तो वहां से एग्जाम के सेंटर पे ऐसे पहुंच जाऊंगा। सैकड़ों तरीके के प्रयास होता है। वो सारी चीजें किस पर निर्भर करती है, बुद्धि के ऊपर निर्भर करती है। कल्पना,
अब आप में कल्पना शक्ति होगी। आप मान लीजिए आपने विचार करा आपको कहीं घूमने जाना है, आपको कहीं घूमने जाना है तो आप एक कल्पना करेंगे, मैं वहां जाऊंगा, 2 बैग लेकर जाऊंगा, मान लो बैग के मैं पैसे अंदर की तरफ रखूंगा, ये करूंगा, अगर कोई परेशानी आई तो ये वाले पैसे कहीं चोरी वोरी हो गए, दूसरे पैसे, मतलब आप सारी चीजों को क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। और कल्पना में ही आपने यदि समस्या का भी समाधान कर लिया, मान लो मेरा बैग चोरी हो गया तो ये पॉकेट वाले पैसे काम आ जाएंगे, मान लो ये चीज चोरी हो गई, ये एड्रेस चोरी हो गया, मतलब सारी चीजों का आप कल्पना में ही समस्या को उत्पन्न कर भी देख लेते हैं और उसका समाधान भी सोच लेते हैं। तो ये सूझ सबसे ज्यादा कहाँ होती है, जिसकी कल्पना शक्ति अच्छी होती है। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य है कि किसी भी चीज को आप समझना, ऐसे समझना, मान लो हिमाचल में बाढ़ आ गई, तो वहां नदी के पानी का बहाव तेज हुआ और गाड़ियां बह गई। अब जिसका प्रत्यक्षीकरण अच्छा होगा वो तो क्या सोचेगा, हाँ समझ जाएगा, मतलब जैसे अखबार में हम कोई न्यूज पढ़ते तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अब वो समझ लेगा कि हाँ भाई गाड़ियां कैसे बही, कि नदी में पानी का बहाव ज्यादा हुआ होगा और कटाव हुआ होगा, और नदी का कटाव ज्यादा कटाव कर और नदी गाड़ी वाड़ियों को बहा कर लेकर। और जिसका प्रत्यक्षीकरण कम होगा वो क्या सोचेगा, यार नदी में गाड़ी खड़ी क्यों करी, यार नदी इधर की तरफ घूमी कैसे, मतलब उसमें वो कल्पना शक्ति नहीं आएगी। यानी कि प्रत्यक्षीकरण जिसमें अच्छा होता है वही इमेजिन कर सकता है, और इमेजिनेशन जिसमें ज्यादा होगी वही विचारों को सोच सकता है। प्रयास व त्रुटि, कौन सी बात है, आप जितने प्रयास करोगे उतने ही ज्यादा आप सीखोगे, उतने ही ज्यादा आपने एक पहली बार एग्जाम दिया, रीट का दिया, तो आप वो चीज इतनी नहीं समझ पाओगे। जब आपने एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, तो आप अपने स्तर पर भी समस्याओं को समझ पाओगे कि हाँ नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसे तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो भी जितना आप प्रयास करोगे उतने आप सीखते चले जाते हो। अनुभव, अनुभव भी हमारे अंतर्दृष्टि को प्रभावित करता है। देखिए जो विचार हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होंगे उससे कहीं गुना विचार हमसे बड़े उम्र के लोगों के मस्तिष्क में आएंगे। कोई समस्या आ जाती है तो हम लोग कितनी जल्दी घबरा जाते हैं, और हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो घबराते नहीं है, कोई बात नहीं, और वो उस समस्या का समाधान बहुत शांत दिमाग में से सोचते हैं और एक की जगह 4 उपाय और आपको बताते हैं, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। और अपन ऐसे घबरा जाते हैं, अपने दिमाग में कोई उपाय ही नहीं सूझता, और वो लोग उस परिस्थिति को विचारते हैं और अपने अनुभव के आधार पर विचार देते हैं। तो उनके मस्तिष्क में ये सारे विचार कैसे उत्पन्न हुए, ये सूझ कैसे हुई, क्योंकि उन्हें सारी चीजों का अनुभव है। तो अनुभव भी हमारे अंतर्दृष्टि को प्रभावित करेगा। क्षमता, भाई जिसमें जितनी ज्यादा क्षमता होगी, इंटेलिजेंट बच्चा होगा, उसमें तो अंतर्दृष्टि स्वतः ही ज्यादा होगी। पूर्व दृष्टि, किसी भी चीज को आप जब पूर्व में सोच लोगे, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपने पहले ही सोच लिया कि ये बैग लेकर जाना है, ये चीज करनी है, ये सामान ले जाना है। मैं जब जैसे आपने सोचा हाँ मैं 2 दिन रुकूंगा तो सुबह ये ड्रेस पहन लूंगा, शाम को ये पहन लूंगा, वहां घूमने जाऊंगा जब ये करूंगा, अगर ये यहाँ पैसे रख लेता हूँ, ये चीज इसके, मतलब कोई भी चीज है तो आप पहले ही उस चीज को विचार कर लोगे। और आपके दिमाग में यदि कोई भी समस्या हुई तो आपके दिमाग में वही समस्या भी ध्यान आ जाएगी और उसका उपाय भी आप सोच लेंगे। पहले यदि सोचोगे तो स्वतः ही अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा थोड़ी है आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप डायरेक्ट जाके नदी में थोड़ी कूदोगे, पहले सीखोगे, कहीं उथले पानी में सीखोगे, कहीं स्विमिंग क्लासेस लोगे, जब जाके तो आप उस समस्या के प्रति उसका विचार सोच पाओगे। ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट नदी में कूद गए मुझे तो स्विमिंग सीखनी, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो पूर्व दृष्टि। संपूर्णता, यह है शब्द संपूर्णता, आकस्मिकता, अचानक, और आहा अनुभव, आश्चर्य, अचानक, आकस्मिक और संपूर्णता। ये 4 शब्दों को आप अगर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जहां भी देखें, ये 4 शब्द दिखें तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हो। संपूर्णता, किसी भी समस्या को अधूरे में ना देखना। जैसे अभी मैं आगे समझाऊंगी, खैर इसके नियम है। ये क्या है, ये अधूरा है ना, पर आप इसको पूर्ण रूप में क्या देखना है कि मैंने एक सर्किल बनाया है।
अधूरा है, मैंने पूरा ट्रायंगल नहीं बनाया, पर आप इसको क्या देख रहे हैं, पूरे रूप में देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल है, ये सर्किल है। तो यह संपूर्णता में किसी भी समस्या को देखता है, किसी भी चीज का अधूरा अध्ययन ना कर कर उसको, मतलब जैसे एक तो दो नियम होते हैं, एक तो टुकड़ों में बांट कर पढ़ना, ये क्या कहता है, पहले संपूर्ण समस्या को उसको सामने प्रस्तुत करो, फिर वो उसका अवलोकन करेगा, फिर उसके प्रति उसके दिमाग में सूझ आएगी। आगे इसके नियम हैं कुछ अंतर्दृष्टि के, मैं वो कराती हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अंतर्दृष्टि के नियम, अंतर्दृष्टि के क्या क्या नियम होते हैं। समता का नियम, समता का नियम है जब समस्या समान होती है तो सूझ शीघ्र उत्पन्न होती है। जैसे परिस्थितियां जब समान होती हैं, जैसे चिंपांजी के आगे एक बक्सा रखा, उसने केले ले लिए। दूसरे राउंड में जब दो बक्से थे तो उसको समान परिस्थितियां होने पर उसने एक के ऊपर एक बक्सा रख लिया, उसने एक डंडे से केले लिए थे, समान दूसरा डंडा होने पर भी उसने उन दोनों को मिलाकर केले ले लिए। समान परिस्थितियां जितना ज्यादा होती हैं उतनी ही ज्यादा हमारी, कि हाँ उस दिन मेरी गाड़ी खराब हुई थी तो आज भी गाड़ी खराब हो रही है, तो हो सकता है इसमें भी वही कमी आ रही हो, क्लिच की कमी आ रही हो, इसमें ब्रेक की कमी आ रही हो, इसमें पेट्रोल कमी आ रही हो। तो समान जब परिस्थिति होंगी तो हमारे दिमाग में उसको सुलझाने के लिए उपाय शीघ्र उत्पन्न होते हैं। निकटता, आपके दिमाग में कोई भी उपाय, कोई भी सूझ जब ज्यादा उत्पन्न होती है जब समस्या में निकटता होती है। मान लो आपके पास किसी का फोन आए, आपके पास किसी का फोन आए, तो आपके दोस्त का, ऐसे दोस्त का फोन आए, यार मेरे चाचा के भाई के लड़के की बहन है ना, और वो उसके बहन के ससुराल में उसका चाचा ससुर है, उसके ये समस्या हो रही है। आपके, अरे यार मेरे को मत बता, मेरे पास पहले बहुत टेंशन है। आप मतलब उसकी समस्या आप सुनेंगे भी नहीं, उसका क्या उपाय निकालेंगे। और वहीं आपको कोई समस्या हो रही है, आप चाहे क्लासेस में हैं, आपकी बहन का बार बार फोन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत चाहे क्लास छोड़ के जाना पड़े आप उठ कर जाएंगे, कैसे बार बार फोन है, हाँ बहन बता क्या बात है, भाई ये समझ, अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं सोचता हूँ कोई उपाय, सोचता हूँ कोई चीज दिमाग में। मतलब कि जितनी ज्यादा समस्या से आपकी निकटता होगी उतनी ही ज्यादा उसको सॉल्व करने के उपाय आपके दिमाग में आएंगे। निरंतरता, जब आप किसी कार्य को करते रहेंगे तो आपके दिमाग में स्वतः ही उसके सॉल्व करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप नौकरी के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें, पिछली बार जो समस्या आई वो अब नहीं आएगी, फिर अगली बार और आप उसको सुधार करेंगे, धीरे धीरे आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सरलता, यह एग्जाम में अभी इस बार आया था तो इसको आप देखिएगा। सरलता कि जितनी समस्या सरल होगी, कॉमन सी बात है, उतने ही ज्यादा हमारे उपाय है उसको सॉल्व जल्दी करेंगे। सम्मिति, सम्मिति समान आकृति दूर दूर होने पर भी एक रूप में दिखाई देती हैं। बक्से दूर दूर पड़े थे, हाँ भाई डंडे दूर दूर पड़े, पर उनको समान आकृति होने पर हमने समता के रूप में उनको देखा और समस्या का समाधान करा। समागम, समागम का क्या है अर्थ, ये तो दूर दूर होने पर ये है, किसी भी, जो भी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि कोई भी आकृति को पूर्ण रूप में देखना, यह गेस्टाल्टवादी कहते भी यही है कि जैसे कोई भी समस्या हो बालक के सामने पूर्ण रूप में उसको प्रस्तुत करना, ताकि बालक उसका अवलोकन करे। जैसे मैंने आपको भी बताया था, ये मैंने पूरा बनाया त्रिभुज, अधूरा है पर आपने इसको क्या देखा, पूर्ण रूप में देखा। तो पूर्ण रूप में किसी भी समस्या को देखना, यह है इसके अधिगम के नियम है। बस अब इसकी उपयोगिता हो रही है, ठीक है। देखिए अंतर्दृष्टि की शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उपयोगिता है। सबसे पहले है उच्च मानसिक योग्यता का विकास होना। उच्च मानसिक योग्यता का विकास होना, कल्पना, रचनात्मकता, चिंतन का विकास होना। जब कोई भी समस्या हमारे सामने आएगी और उसको हम पूरा अवलोकन करेंगे, तभी उसके प्रति हमारा, उसको सुलझाने के लिए हमारे मस्तिष्क में विचार आएगा। यानी कि हमारा जब मस्तिष्क चिंतन करेगा, रचनात्मकता करेगा, जब तो हमारे मस्तिष्क में सूझ उत्पन्न होगी। यानी कि यह सिद्धांत क्या करता है, उच्च मानसिक योग्यता का विकास, कल्पना, रचनात्मकता कि हाँ इस चीज का ऐसे सॉल्यूशन हो सकता है, इस तरीके से ये समस्या सुलझ सकती है, यही तो सूझ उत्पन्न करती है। गणित, भौतिक शास्त्र में इनमें क्या करते हैं, इनमें आपके सामने संपूर्ण समस्या को प्रकट किया जाता है। ऐसा थोड़ी है मैथ का पहले आधा लाइन पढ़ ली, हाँ भाई इसमें ये होगा, फिर उसके बाद आधी लाइन और पढ़ ली, ऐसे नहीं ना। पूरा क्वेश्चन पहले समझोगे, क्या भी समस्या है वो पूरी आप एक साथ समझोगे, पूरी समस्या को समझा जाता है। एकीकृत पाठ्यक्रम यानी कि संपूर्ण रूप में पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करना।
संपूर्ण से अंश की ओर, जैसे मैंने वो दिखाया था, या फिर मैथ का जो बताया था कि संपूर्ण समस्या को उसके पहले पूर्ण बताओ, संपूर्ण उसके बारे में बताओ। किसी भी साइंस में कोई भी पौधे का, किसी पत्ती का कोई स्ट्रक्चर बताना, उसको पहले संपूर्ण रूप में बताओ पौधे के बारे में, फिर उसके अंशों पे जाओ धीरे धीरे, पौधे का, उसके फूल पे जाओ, पत्ती पे जाओ, उसके तने पे जाओ, जड़ पे जाओ, मतलब फिर संपूर्ण बताया, फिर धीरे धीरे अंश पे जाने का होता है। जैसे हम भी संस्कृत में करवाते हैं तो पहले पूरा नियम बता दिया, फिर नियम के, फिर उसके उपभेद, फिर उसके उपभेद, फिर धीरे धीरे अंश की ओर चलते हैं। संपूर्ण अधिगम का स्थानांतरण होता है। जैसे चिंपांजी के आगे आया था, एक बक्सा आया, उसने केले लिए थे, फिर दोबारा वही वैसे ही मिलती जुलती समस्या आई, तो उसने क्या करा, अधिगम का स्थानांतरण करा कि हाँ भाई बक्से पे चढ़कर केले लिए जा सकते हैं, उसने एक के ऊपर एक दूसरा बक्सा लगा दिया, तो अधिगम का भी स्थानांतरण होता है। तार्किक प्रस्तुतिकरण, जब इसमें यह आह अनुभव का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। जब यह सूझ स्वतः अपने मन में उत्पन्न होती है तो स्वतः ही उसमें चिंतन, तार्किकता, उसमें रचनात्मकता अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। यह हमारा आज सूझ का सिद्धांत था। सूझ का सिद्धांत में मैंने नियम बताए, उपयोगिता वगैरह बताए, ये सारी चीजें। इसमें सबसे मेन चीज क्या है, आपको बस ये याद रखना है, कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, हम अपने स्तर पर उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। जब वो सफल नहीं होती है, हम तात्कालिक परिस्थितियों का, आसपास की परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं, और जब वह अवलोकन से हमारे मस्तिष्क में अचानक से कोई विचार उत्पन्न होना, वही सूझ कहलाती है। यह हमारा सूझ का सिद्धांत था। थैंक यू so much.